बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल बायोफिजिक्स स्पेक्ट्रम। वेल स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था कार्बोहाइड्रेट्स और हमने जनरल सा इंट्रोडक्शन देखा था उसका। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर हम इसकी क्लासिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू आवर बुक, कार्बोहाइड्रेट्स को हम सेकेराइड्स भी कह सकते हैं। वाई? बिकॉज ये ग्रीक वर्ड सकरॉन से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है शुगर। अब शुगर का कोई यूनिट छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई सिंगल हो सकता है, या छोटे छोटे यूनिट्स मिल के इकट्ठे होकर एक बड़ा यूनिट बना सकते हैं। तो उस हिसाब से हम इसको क्लासीफाई कर देते हैं तीन हिस्सों के अंदर। नंबर वन इज मोनोसेकेराइड्स, देन ओलिगोसेकेराइड्स, एंड देन द थर्ड वन इज पॉलीसेकेराइड्स। वी स्टार्ट विद द मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स जैसे कि नाम ही बता रहा है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, सेकेराइड्स मीन्स शुगर। तो इसका मतलब है कि इनके अंदर शुगर का एक सिंगल यूनिट प्रेजेंट होगा। अगर हम बात करें इसकी करेक्टरिस्टिक्स की, तो चंद करेक्टरिस्टिक्स इसके ये हैं बेसिक कि सिंपल शुगर्स होती हैं, इनका टेस्ट बहुत स्वीट सा होता है और ये इजीली वाटर के अंदर सॉल्युबल होती हैं। तीन प्रॉपर्टीज़ होगी। नंबर 4 इज़ कि ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है इनका, ये हाइड्रोलाइज नहीं हो सकती हैं। अब आपको ये बात कैसे याद रहेगी, आपने अपने दिमाग में ये बात रखनी है। मैंने लास्ट टाइम भी बात की थी कि जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं ना, मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब उनके साथ आके वाटर रिएक्ट करता है ना, तो फिर वो टूट के, मतलब उनकी हाइड्रोलिसिस होती है और फिर वो टूटते हैं और टूट के वो छोटे छोटे सिंपल कंपाउंड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जो ऑलरेडी सिंपल है वो किस तरह से डिवाइड करेगा मज़ीद सिंपल में, इसलिए हम कहते हैं कि ये हाइड्रोलाइज होता ही नहीं है। उसके अलावा केमिकली अगर हम बात करें इसकी फॉर्मूला के हिसाब से, तो हम इनको पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स भी कहते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी से यूज़ करते हैं क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा अगर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और अगर कीटो का और कीटोन्स का होगा फंक्शनल ग्रुप, तो फिर हम इसको पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स कहेंगे। अच्छा जी, इसके अंदर और क्या बात है कि जितने भी कार्बन एटम्स होते हैं ना मोनोसेक्राइड्स के अंदर, सबके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हुआ होता है सिवाय इस एक के। ठीक है, और वो भी जो एक होता है उसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगा होता है। वो एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है, वो कीटो ग्रुप भी हो सकता है। उस हिसाब से हम इसको एल्डो शुगर और कीटो शुगर का नाम देते हैं। जैसे कि देखो ज़रा, अब ये जैसे ये एल्डोट्रायोज है, ग्लिसरल्डिहाइड है। अच्छा, ये छोटा सा एक यूनिट है एल्डिहाइड फॉर्म जिसके अंदर दिखाई हुई, ये यूनिट है जिसके अंदर उन्होंने कीटो फॉर्म दिखाई हुई। किस तरह से कि ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप अटैच है और यहाँ पे कीटोन का ग्रुप अटैच है। अच्छा, यूजुअली जब आप इसका फॉर्मूला लिखते हो तो आप अगर याद करो तो वो इस तरह से होता है कि एक तरफ इसका सिंगल, अगर ये सी डबल बॉन्ड ओ है, तो यहाँ पे एक तरफ एच होगा और दूसरी तरफ आर होगा। ठीक है, और वो जो आर है ना, एच तो देखो यहाँ पे लगा हुआ है, वो जो आर है ना वो बाकी सारा ये वाला है। ठीक है, अब इसी तरह से जब आप कीटोन का ग्रुप देखते हो, फंक्शनल ग्रुप की बात करते हो, तो वो किस तरह से होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है जी सी डबल बॉन्ड ओ, और इस तरफ भी आर और इस तरफ भी आर। इसकी अगर आप थोड़ी सी पोजीशन चेंज करके देखो तो यहाँ पे क्या है कि ये देखो, एक तरफ इसके CH2OH लगा हुआ है, दूसरी तरफ भी CH2OH लगा हुआ है। ये ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर जिसके अंदर एल्डो ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डो फॉर्म है, और ये है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का स्ट्रक्चर जिसके अंदर कीटो ग्रुप प्रेजेंट है। अब अगर आपको ये थोड़ा सा ये खोल के उन्होंने दिखाया हुआ है ब्रांचिंग को, यहाँ पे देखो तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है C, उसके साथ H है, OH है, एक तरफ CH2OH है और दूसरी तरफ ये CHO लगा हुआ है। और इसके अलावा ये सारे का सारा जो है ना, ये R है जो CHO एल्डिहाइड फॉर्म के ग्रुप के अंदर मेंशन होता है, और इसके अंदर R एक ये है और एक ये वाला CH2OH है। नेक्स्ट चलते हैं जी। अच्छा, नेचर में अगर देखें तो मोनोसेक्राइड्स जो है ना वो क्योंकि हमने कहा था कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो कार्बन का नंबर है वो वेरी कर रहा होता है 3 to many thousand नंबर्स। तो मोनोसेक्राइड्स के अंदर स्पेसिफिकली वो कार्बन नंबर जो है वो 3 से 7 तक कोई भी नंबर हो सकता है।
अब अगर तो वो 3 कार्बन होगा तो वो ट्रायोसिस कहलाएंगे। अगर वो 4 कार्बन पे कंसिस्ट होंगे तो उनको हम टेट्रोसिस कहेंगे। टेट्रा का मतलब 4 होता है, और ये जो एंड पे ओसिस का वर्ड है ये सेकेराइड्स के लिए यूज़ करते हैं, शुगर्स के लिए। 5 कार्बन होगा तो पेंटोसिस, 6 कार्बन होगा तो हेक्सोसिस, और 7 कार्बन होगा तो हेप्टोसिस। इनके अंदर जो सबसे कॉमनली पाई जाती है ना बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, तो वो है हेक्सोस शुगर, जिसको हम ग्लूकोज भी कहते हैं। और इसके अंदर एल्डो शुगर होती है। ये एक एल्डो शुगर है क्योंकि इसके अंदर एक एल्डो ग्रुप प्रेजेंट होता है। उसके अलावा जो है ना ये ट्रायोसिस, ये तो पाई जाती है आमतौर पर जो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है उसके अंदर। तो मतलब ये तो हमें दिखने में मिलती हैं काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, उसके अलावा जो है ना टेट्रोसिस, वो बहुत रेयर होती हैं। टेट्रोसिस बहुत ही रेयर पाई जाती हैं, और अगर हों भी तो कुछ बैक्टीरिया के अंदर होती हैं। और जो पेंटोसिस और हेक्सोसिस है वो तो इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन है। आगे हम इनके एग्जांपल्स और फॉर्म्स और स्ट्रक्चर्स वगैरह को भी देख लेते हैं जहाँ जहाँ मेंशन किया हुआ है हमारी बुक के अंदर। अच्छा, ये है स्ट्रक्चर यहाँ पे राइबोस का। आप देखो ये एक पेंटोस शुगर है, और ये है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो कि एक हेक्सोस शुगर है। हमने अभी कहा कि ये अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ज़्यादा कॉमनली प्रेजेंट होते हैं। तो ये 5 कार्बन शुगर है। अब देखो इनका स्ट्रक्चर याद करना बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बस आपने ये चेन बनानी है, और आपने याद रखना है कि अगर राइबोस की हम बात करें सबसे पहले तो 5 कार्बन आपने ड्रा कर लेने हैं क्योंकि ये पेंटोस शुगर है। फिर आपने क्या करना है कि इसकी एक तरफ ये लगा देना है ग्रुप CHO, ठीक है, और एक तरफ लगा देना है CH2OH। और इनके यहाँ पे एक साइड पे सारे के सारे H आएंगे और दूसरी सारी की सारी साइड पे OH आएंगे। अच्छा, जो है ना ये डी राइबोस का वर्ड यूज़ किया हुआ है, ये पता है ये कॉमन शुगर है जो आमतौर पे नेचुरली जो पाई जाती है। उसके अलावा ये एल राइबोस भी होती है। अब इनको डी और एल क्यों नाम देते हैं, क्योंकि डिपेंड करता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन पे कि वो कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये जो इस साइड पे प्रेजेंट होता है ना, जो इस नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट होता है वो इस तरफ होता है, और एल राइबोस के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप की पोजीशन इधर वाली साइड पे होती है। ग्लूकोज की आप लोग बात करो तो देखो फ़र्क कहाँ पे आता है। ये 5 कार्बन थे तो ये 6 कार्बन हैं। लगा उसके भी एक तरफ CHO। आप इस तरह से इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हो, और इस तरह बॉन्ड्स इनके खोल के अच्छे तरीके से भी शो कर सकते हो। तो इसके भी ऊपर वाली साइड पे CHO है, नीचे वाली तरफ CH2OH है। और यहाँ पे कहाँ डिफरेंस है कि एक साइड पे H लगे हुए हैं, दूसरी साइड पे OH लगे हुए हैं, सिवाय इस थर्ड वाली पोजीशन के कार्बन के हिसाब से। देखो थर्ड कार्बन पे जस्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस साइड पे है और हाइड्रोजन इस साइड पे, ये डिफरेंस आता है, और ये आपने ख्याल रखना है खास तौर पे। राइबोस के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये है स्ट्रक्चर ग्लूकोज का। जो होते हैं मोनोसेक्राइड्स, वो रिंग स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। जब वो सोल्यूशन के अंदर, किसी सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, तो वो रिंग स्ट्रक्चर भी बनाते हैं। अब राइबोस जो होता है ना, वो 5 कॉर्नर्ड रिंग बनाता है। वो एक ऐसा रिंग बनाता है जिसके 5 कॉर्नर्स होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको राइबोफ्यूरानोस बोलते हैं। अच्छा जनाब, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर्स की रिंग फॉर्म की बात करें तो देखो ज़रा, एज इट इज़ स्ट्रक्चर वही है जो आपने उसकी स्ट्रेट चेन को देखा था और यहाँ पे देखा था। बस पता है वो किस तरह से बना हुआ है कि देखो 6 कार्बन हम सबसे पहले पूरे कर लेते हैं। एक कार्बन होगी ये, एक होगी ये, एक है ये, एक ये, और एक है ये वाली कार्बन, ठीक है। तो यहाँ पे और एक कार्बन है ये, इस तरह से ये 6 कार्बन पूरी हो जाते हैं। मतलब एक लास्ट पे कार्बन जो है ना ये CH2OH पे लगी हुई है, ये कार्बन। तो ये 6 कार्बन यहाँ पे पूरी हो जाती हैं। अब यहाँ पे ये जो ब्रांचिंग है ना, इधर अगर C लगा हुआ है ना, तो इसके एक तरफ अगर ये CH2OH था तो इसके नीचे वाली साइड पे H आना है। अब ये यहाँ पे C, यहाँ पे H लगा होगा, और ये जो O है तो ये CHO था जो उधर स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट था। यहाँ पे भी आपको ब्रांचिंग की एक तरफ HO तो नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने हाइड्रोजन ग्रुप मेंशन नहीं किए हुए। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे नहीं लगा, वहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप है, जस्ट हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स मेंशन किए हुए हैं। इसी तरह से जो राइबोस है वो क्योंकि 5 कॉर्नर रिंग बनाती है, तो देखो ज़रा ये 5 कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे C है, इधर H है, और यहाँ पे O है CHO, यहाँ पे HOCH2 है, ठीक है। तो इस तरह से अब ये जो अल्फ़ा बीटा वगैरह आते हैं ना, ये भी डिपेंड करता है। अल्फ़ा हम उसको कहेंगे मतलब उस स्ट्रक्चर के साथ मेंशन करेंगे, उस नाम के साथ लगाएंगे जहाँ पे कार्बन 1 को हमने
जो फंक्शनल ग्रुप था ना असल में, उसकी कार्बन को हमने कार्बन 1 का नाम दिया हुआ था, तो उसको कहेंगे अल्फा राइबोज। उसके हिसाब से फिर आगे हम नेक्स्ट बीटा वगैरह जो भी यूज़ करते हैं। और डी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, क्योंकि ये नेचुरल फॉर्म्स होती हैं, तो ये इसलिए हम इसको डी राइबोज और डी ग्लूकोज का नाम देते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं हम खासतौर पे ग्लूकोज की, थोड़ी सी इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। ग्लूकोज जो होता है वो हमारी बॉडी के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स होता है, और ये एज इट इज़ बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, स्पेसिफिकली ग्लाइकोजन में, उसके अलावा स्टार्च की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। फिर जब बॉडी के अंदर ऑक्सीडेशन वगैरह होती है, जब ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लाइकोजन वगैरह के मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के अंदर, तो फिर हम उसको यूज़ कर लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर जितनी एनर्जी हमें चाहिए होती है। अच्छा, ग्लूकोज अगर हम चाहें कि कोई इसका फूड सोर्स हमें पता चले, तो ये तकरीबन सारे फ्रूट्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है। हाँ, ज़्यादा अबंडेंट अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है ग्रेप्स में, पिग्स में और डेट्स में। ठीक है, मतलब इंजीर हो गई, खजूरें हो गई, और जो है ना ये अंगूर, उनके अंदर। ये पिग्स नहीं है, ये फिग्स है, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर नॉर्मली यहाँ पे 0.08% जो है ना वो ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बात बताई गई है कि जब बहुत से मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं ना, तो जब दो मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे तो वो डाइसेक्राइड्स बनाते हैं। अब मोनोसेक्राइड खुद तो सिंगल यूनिट है, लेकिन वो कंबाइन करके बड़े स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। अगर दो मोनोसेक्राइड्स मिलेंगे तो डाइसेक्राइड्स बनेगा, और अगर ज़्यादा मिलेंगे तो पॉलीसेक्राइड्स का स्ट्रक्चर बनेगा। अच्छा, आगे चलते हैं कि अगर आप देखो ग्लूकोज बनता किस तरह से है, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, क्योंकि वो लाइट की प्रेजेंट में होता है, इसलिए हम उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटो का मतलब ही लाइट होता है। तो यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एनर्जी, जो सनलाइट आ रही होती है, और क्लोरोफिल। ज़रूरी नहीं है सनलाइट, लेकिन मैक्सिमम प्लांट्स तो बाहर ही होते हैं ना, तो वो सनलाइट यूज़ करते हैं। तो इनकी प्रेजेंस में इनको यूटिलाइज करके फिर वो ग्लूकोज बना देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके अलावा वाटर मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। अच्छा, अब क्या है कि अगर 10 ग्राम ग्लूकोज बनाना है तो उसके लिए सॉलिड एनर्जी कितनी चाहिए होगी, ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए आपको आ सकता है। तो 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए 717.6 किलो कैलोरीज आपको सोलर एनर्जी चाहिए। ये याद रखना है आपने, सिर्फ नंबर ही नहीं बल्कि इनका यूनिट भी याद रखना है। ग्लूकोज 10 ग्राम है तो सोलर एनर्जी कितनी चाहिए, 717.6 किलो कैलोरीज। ये एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये स्टोर हो जाते हैं एज ए केमिकल एनर्जी, जैसे मैंने बताया कि बाद में बॉडी के अंदर ऑक्सीडाइज जब हो जाती हैं वो फॉर्म्स, तो फिर ग्लूकोज को हम यूज़ कर लेते हैं एज ए एनर्जी सोर्स। ठीक है बच्चों, मोनोसेक्राइड्स तो यहाँ पे हमारा हो जाता है द एंड। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ओलिगोसेक्राइड्स को पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, नहीं भी आया तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा।